गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। प्रतिष्ठा क्लासेस के अंतर्गत आप सभी का स्वागत है। आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं एनवायरमेंटल स्टडीज के अंतर्गत उसकी यूनिट 7 इम्पैक्ट ऑफ द एनर्जी यूजेस ऑन द एनवायरमेंट, यानी कि जो एनर्जी हम यूज कर रहे हैं उसका पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। इसके अंतर्गत यानी कौन कौन से कि हम लोग एनर्जी का यूज करते हैं तो एनवायरमेंट पर भी कुछ ना कुछ उसके ड्रॉबैक रहते हैं, यानी क्या क्या इम्पैक्ट पड़ता है उसका स्टडी करते हैं। देखिए, पहला जो आपके अंदर टॉपिक है कोर्स के अंतर्गत वो है आपका ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग यानी वैश्विक ताप, ठीक है। दूसरा है ग्रीन हाउस इफेक्ट। तीसरा है ओजोन डिप्लेशन, ओजोन डिप्लेशन है। फोर्थ है एसिड रेन। फाइव है इको फ्रेंडली मटेरियल या सब्सटेंस मटेरियल, ठीक है। सिक्स है आपका ग्रीन बिल्डिंग। देखिए, पहला टॉपिक हम लोग लेते हैं ग्लोबल वार्मिंग, यानी ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग पढ़ने से पहले हमको ये मालूम होना चाहिए, ये समझ लीजिए थोड़ा, ये आपकी क्या है, अर्थ है, ठीक है। इस अर्थ का जो वैश्विक तापमान है, देखिए आप यही देख लीजिए, यहां पर ये क्या है, इक्वेटर लाइन है, ठीक है। यहां पर 30 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांश के मध्य, ऐसे नीचे 30 डिग्री से 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश, यानी कि 30 से 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 30 से 35 डिग्री साउथ हेमिस्फीयर में, ठीक है, यानी दक्षिणी अक्षांश में। ये जीरो पे क्या होगा, भूमध्य रेखी, भूमध्य रेखा है आपकी, या इसको बोलते हैं भूमध्य रेखी निम्न वायुदाब की पेटी या विषुवत रेखी निम्न वायुदाब की पेटी। इसको मैं बताऊंगा आपको, ठीक है, बाद में डिटेल में जब पढ़ेंगे हम लोग। 30 डिग्री यहां क्या हो गया, यह उच्च वायुदाब की पेटी, उच्च वायुदाब, यहां भी उच्च वायुदाब की पेटी होगी, उच्च वायुदाब की पेटी, उपोषण उच्च वायुदाब की पेटी, उपोषण, यहां भी उपोषण उच्च वायुदाब की पेटी। फिर 60 से 66.5 डिग्री, दोनों अक्षांशों में 60 से 66.5 डिग्री, ठीक है। यहां भी देखिए 60 से 66.5 डिग्री के मतलब यहां क्या होगा, निम्न वायुदाब की उपध्रुवीय पेटी। इसी प्रकार से यहां पर यानी कि निम्न वायुदाब की उपध्रुवीय पेटी, और यहां आपको मालूम है 90 यहां पर, यहां क्या है, उच्च वायुदाब की ध्रुवीय पेटी, उच्च वायुदाब की ध्रुवीय, यानी यहां भी उच्च वायुदाब की ध्रुवीय पीढ़ी। अब एक चीज देखिए, भूमध्य रेखा पर टेम्परेचर कितना है, सूर्य की किरणें
लंबवत पड़ती है, तो टेम्परेचर यहाँ अधिक हुआ। और यहाँ पे कैसे पड़ती है, 23.5 वैसे कर्क रेखा से मकर रेखा तक उसका विस्तार होता है। लेकिन आप लोग को ITC या नहीं मालूम, लेकिन उसका हम स्टडी भी नहीं कर रहे। तो लेकिन उसका विस्तार कहाँ तक हो जाता है, 30 से 40 डिग्री उत्तरी और यहाँ 30 से 35 डिग्री दक्षिण तक हो जाता है। तो यहाँ पर भी सूर्य की किरणें क्या पड़ती है, तिरछी पड़ती हैं। तो यहाँ की अपेक्षा यहाँ भूमध्य रेखा की अपेक्षा यहाँ टेम्परेचर थोड़ा उससे वहां कम रहता है। ठीक है। अब जैसे जैसे यानी ध्रुव में ऊपर की ओर और यहाँ नीचे यानी पोल की ओर चलेंगे, ध्रुव की ओर चलेंगे, वैसे वैसे उसका टेम्परेचर कम होता जाता है। लेकिन यहाँ अब एक सुनिए, कहीं टेम्परेचर ज्यादा है बहुत और कहीं टेम्परेचर बहुत कम है। अब भूमध्य रेखा पे आएंगे हम, तो भूमध्य रेखा पे टेम्परेचर बहुत कम है, जबकि भूमध्य रेखा पर टेम्परेचर बहुत अधिक है, क्योंकि सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं। जबकि ध्रुवों पर टेम्परेचर कैसा रहेगा, बहुत कम रहेगा, क्योंकि सूर्य की किरणें यहाँ पहुंच ही नहीं पाती। तो किसी ना किसी कारणवश इस अर्थ का जो टेम्परेचर है एक एवरेज बना हुआ है। ये एवरेज टेम्परेचर इसका कितना होता है, 15 डिग्री सेल्सियस। एवरेज टेम्परेचर जो इसका है 15 डिग्री सेल्सियस। अब यदि इसके एवरेज टेम्परेचर में प्राकृतिक कारण हो चाहे मानवीय कारण हो, इन दोनों के द्वारा, चाहे प्राकृतिक या मानवीय या केवल प्राकृतिक या दोनों के द्वारा वैश्विक तापमान में होने वाली वृद्धि को क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। यानी प्राकृतिक कारण या मानवीय कारण के द्वारा वैश्विक तापमान में होने वाली वृद्धि को क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। अब देखिए ग्लोबल वार्मिंग में ग्लोबल वार्मिंग के अंतर्गत आपकी जो गैसेस आती हैं, जल वाष्प, दूसरा CO2 गैस, तीसरा मेथेन, चौथा N2O। ठीक है। पांचवा सोचो कौन सा होता है, इसको पांचवा क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC। ओजोन ले लेते हैं हम, चलिए वो CFC के अंतर्गत ही पढ़ लेंगे उसको हम। ठीक है। अब देखिए CO2 गैस, इन सबको क्या कहते हैं हम, ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस गैस। इन सबको क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस गैस। ठीक है। अब CO2 गैस में कैसे वृद्धि होगी आपकी, देखिए आपने देखा जब टेम्परेचर में वृद्धि होगी, जब टेम्परेचर में वृद्धि होती है तो क्या होता है, हिम पिघलने लगते हैं। हिम पिघलने लगते हैं यानी कि हिम के पिघलने से, हिम के पिघलने से CO2 में, यानी कि जब टेम्परेचर वृद्धि होगी या ये ले लीजिए हम, जब CO2 यानी कि हिम के पिघलेंगे, हिम पिघलेंगे। आप लोग देखते होंगे जैसे जैसे हम ऊंचाई पे जाते जाते हैं, ध्रुवों की ओर चलते हैं, वहां ऊपर क्या है, हिम है। जैसे हिम पिघलेंगे तो क्या होगा, उससे CO2 गैस निर्मुक्त होगी। दूसरा एल नीनो इफेक्ट। एल नीनो, एल नीनो एक गर्म जलधारा होती है जिससे प्रशांत महासागर के पूर्वी तट का टेम्परेचर बढ़ जाता है। इससे क्या होता है, इससे क्या होगा, जब टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो क्या होगा, तापमान में वृद्धि होगी। यानी एल नीनो जब गर्म जलधारा प्रवेश करेगी तो ऑटोमेटिकली टेम्परेचर में वृद्धि होगी।
एक्चुअली आप लोग डिटेल में नहीं, केवल एक सिंपल से कंसेप्ट है वो बता रहा हूँ एलिनो। यदि आप लोगों को देखना है एलिनो डिटेल में क्या होता है तो मेरा एक प्ले लिस्ट में जाके देखिएगा, उसमें वीडियो पड़ा हुआ है एलिनो इफेक्ट क्या होता है, एलिनो और लानिनो इसका इफेक्ट इंडियन मानसून पे क्या पड़ता है, आप आराम से उसको समझ सकते हो। मेथेन गैस, मेथेन में देखिए ग्लेशियर पिघलेंगे, ग्लेशियर पिघलने से यदि हम वनों में आग लगा दें, यानी कि फॉरेस्ट क्षेत्र में आग लग जाए, पेड़ पौधे जब जलते हैं तो कौन सी गैस निकलती है, दावानल, मेथेन गैस। जहां पर आर्द्र भूमि होगी, आर्द्र भूमि जानते हो, वेटलैंड बोलते हैं इसको इंग्लिश में, आर्द्र भूमि जहां पर होगी, आपको चाहे दलदली क्षेत्र हो या आर्द्र भूमि हो, वहां पे आपकी मेथेन की मात्रा पाई जाती है, मेथेन गैस की। आर्द्र आर्द्र भूमि जिसको वेटलैंड बोलते हैं। नेक्स्ट, आपने दीमक देखी है, दीमक लकड़ी को खाती है, जब वो दीमक लकड़ी का पाचन करती है तो वह मेथेन गैस को निर्मुक्त करती है, यानी मेथेन गैस वहां पर उत्पन्न होती है दीमक के द्वारा लकड़ी का पाचन, लकड़ी का पाचन करना, ठीक है। अब नाइट्रस ऑक्साइड, ये तो अब देखिए नाइट्रस ऑक्साइड कैसे उत्पन्न होती है, जेट प्रेनोरक के द्वारा, जेट प्रेनोरक होते हैं उसके द्वारा नाइट्रस ऑक्साइड की उत्पत्ति होती है। अब देखिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन, आजकल हम लोग एसी का यूज करते हैं, है ना, एसी का यूज करते हैं, रेफ्रिजरेटर का यूज कर रहे हैं, और आप कॉस्मेटिक सामान का यूज करते हैं, लिपस्टिक का यूज करते हैं, लिपस्टिक का यूज करते हैं, इसमें क्या होती है, कौन सी गैस निकलती, क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस निकलती है, ठीक है। तो इसकी उत्पत्ति कहां से होती है, एसी रहा है, रेफ्रिजरेटर रहा है, कॉस्मेटिक की वस्तु नहीं, चाहे परफ्यूम तक में CFC गैस निर्मुक्त होती है, ठीक है। ये आपकी क्या थी, ग्रीन हाउस गैसेस। अब देखिए ये तापमान में वृद्धि, अब प्राकृतिक कारण से देखिए कि किस प्रकार से यह यदि उत्पन्न हो रही है तो उसी प्रकार से उतनी ही मात्रा में अवशोषक हो रही है, प्राकृतिक कारणों से इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि जितनी मात्रा में उत्पन्न होती है उतनी ही मात्रा में अवशोषक कर ली जाती है। तो देखें कैसे की जाती है। देखिए तापमान में वृद्धि हुई, तापमान में यदि वृद्धि हो रही है तो बाष्पीकरण की मात्रा बढ़ रही है, बाष्पीकरण की मात्रा के साथ साथ ग्लेशियर पिघलेंगे, हिम का पिघलना, हिम का पिघलना, हिम पिघलेंगे, या इससे समझ लो आप, इससे पहले हम ले सकते हैं यहां से, बाष्पीकरण से पहले हम ले लो भूताप, यानी तापमान भूतापी वृद्धि, भूतापी वृद्धि हो रही है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, बाष्पीकरण की मात्रा बढ़ रही है, फिर तापमान में वृद्धि हो रही है, तापमान में वृद्धि,
तापमान में वृद्धि के पश्चात हिम का पिघलना, हिम पिघलेगा तो हिम के पिघलने से CO2 गैस निर्मुक्त होगी। जब CO2 गैस निर्मुक्त होगी तो वहां क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग में पॉजिटिव इंपैक्ट आएगा, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी, ग्लोबल वार्मिंग में वृद्धि होगी। ये तो आपका पॉजिटिव इंपैक्ट रहा आपका, ठीक है, प्राकृतिक रीजन से। यानी कि अब देखिए नेगेटिव इंपैक्ट कैसे देखें हम इसको। भूतापमान में वृद्धि हुई, भूतापी से मतलब है सूर्य की किरणें जमीन पर पड़ती है तो उस स्टेट में क्या होगा, टेम्परेचर में बहुत ज्यादा वृद्धि हो जाएगी। वृद्धि होगी तो वहां पे जमीन हवा, ये वृद्धि होगी तो क्या होगा, नीचे से हवाएं हल्की होकर ऊपर उठेंगी, ऊपर उठने से क्या होगा, वाष्पीकरण की मात्रा ज्यादा बढ़ेगी और टेम्परेचर अधिक रहेगा। भूतापी, अब देखिए तापमान में वृद्धि या वाष्पीकरण भी ले लीजिए आप। और तापमान, जब वाष्पीकरण ज्यादा होगा तापमान में वृद्धि होगी, तापमान में वृद्धि होने के बाद वहां बरसात होगी, जहां वाष्पीकरण ज्यादा होगी वहां बरसात भी ज्यादा होगी। बरसात ज्यादा होगी तो शैवाल व अन्य वनस्पति की उत्पत्ति होगी। जब शैवाल व अन्य वनस्पति की उत्पत्ति होगी तो आप जानते हो शैवाल व अन्य वनस्पति CO2 गैस का अवशोषण करती है, और शैवाल और अन्य वनस्पति CO2 गैस को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, यानी अवशोषण कर लेते हैं। जब CO2 गैस को अवशोषण कर लेंगे तो जो CO2 गैस की अतिरिक्त मात्रा थी वो एब्जॉर्ब कर ली गई, तो इस प्रकार से वह बैलेंस को बनाए रखते हैं। समझ में आ गया। यानी प्राकृतिक कारण से जितनी CO2 गैस निर्मुक्त होती है उतनी ही एब्जॉर्ब कर ली जाती है, तो इस प्रकार से वह बैलेंस बना रहते हैं। लेकिन मानवीय कारण के द्वारा ही CO2 गैस की मात्रा में लगातार वृद्धि होती है। देखिए मानवीय कारण के लिए, मानवीय कारण कैसे है, देखिए ये आप लोग देख रहे हैं जैसे जैसे किसी क्षेत्र का विकास होता है या औद्योगिकरण के साथ साथ नगरीकरण होता है तो उस क्षेत्र की वनस्पति का सबसे पहले लॉस होता है, क्योंकि उस क्षेत्र में जो औद्योगिकरण या नगरीकरण का डेवलपमेंट हुआ है वो निश्चित रूप से वहां के क्षेत्र के, चाहे वो पहले प्राकृतिक खेत रहे होंगे या वन रहे होंगे, तो उनको काट कर ही औद्योगिकरण या नगरीकरण का विकास हुआ है। तो पहले क्या किया जाता है, निर्वनीकरण, डिफॉरेस्टेशन, वनीकरण, ठीक है। वहां क्या किया गया, सब एकदम निर्वनीकरण किया गया है, ठीक है। दूसरा औद्योगिकरण, और नगरीकरण। तीसरा परिवहन का अत्यधिक विकास होना, परिवहन, क्योंकि आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि परिवहन जितना अधिक होगा तो उसमें क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड निर्मुक्त होती है, क्योंकि डीजल और पेट्रोल का दहन होता है वहां पे। जीवाश्म ईंधनों का दहन, ओजोन का क्षरण होना, ओजोन डिप्लेशन, ठीक है। इन सभी कारणों से
यानी कि तापमान में वृद्धि हो जाती है। जब तापमान में वृद्धि होगी तो ऑटोमेटिकली उस घटना को हम क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। अब ग्लोबल वार्मिंग मनुष्य के जीवन पे, प्राकृतिक, इस सभी पर इम्पैक्ट डालती है। इम्पैक्ट देखिए कैसे डालेगी, जहां भी ग्लोबल वार्मिंग, कभी भी ग्लोबल वार्मिंग होगी तो क्या होगा, हिम पिघलने लगेंगे। टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा, हिम पिघलेंगे। जब हिम पिघलेंगे, हिम क्या होते, ग्लेशियर होते, जब वो पिघलेंगे तो क्या होगा, समुद्र के जल में वृद्धि होगी। क्योंकि पहला पॉइंट क्या बन गया, एक मिनट, नेक्स्ट टॉपिक होगा इम्पैक्ट सॉरी इम्पैक्ट यानी प्रभाव क्या है, इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग यानी ग्लोबल वार्मिंग का इम्पैक्ट क्या है, ये आपको देखना है। ठीक है, पहले देखते हैं। तापमान में वृद्धि होगी, तापमान में वृद्धि होगी तो हम हिम पिघलेंगे, हिम पिघलने से क्या होगा, समुद्र स्तर में जल की वृद्धि होगी। जब समुद्र स्तर में, समुद्र के जल स्तर में वृद्धि होगी। ठीक है, समुद्र जल स्तर में वृद्धि होगी। जब समुद्र जल स्तर में वृद्धि होगी तो निश्चित रूप से विश्व में छोटे छोटे द्वीप हैं जो समुद्र के किनारे बसे हुए हैं या समुद्र में बसे हुए हैं, तो उनका क्या होगा, वो जलमग्न हो जाएंगे। जलमग्न होंगे तो क्या होगा, वहां क्या होगा, धीरे धीरे जीवन नष्ट होगा। वहां की वनस्पति, वहां के मनुष्य, ये सब की जीवन कैसा हो जाएगा, कैसा होगा, आप लोग कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा। ठीक है, मालदीव जो देश है वो निश्चित रूप से आने वाले कुछ सदियों में जलमग्न हो जाएगा, क्योंकि जिस स्तर से समुद्र का जल का स्तर बढ़ रहा है, निश्चित रूप से उसका क्या होगा, जलमग्न हो जाएगा आने वाले समय में। ठीक है, दूसरे पॉइंट, जैसे नदियों की जल स्तर में कमी आएगी, क्योंकि इस देखिए हमेशा वर्षा की मात्रा में कमी आएगी, सूखे के स्तर में वृद्धि होगी। वर्षा में कमी आएगी और सूखे में वृद्धि होगी। मौसम में होने वाली परिवर्तन की बारंबारता बढ़ेगी। आप लोग देखते हो गर्मियों का विस्तार और अधिक समय तक हो जाएगा, सर्दियों का विस्तार कम भी हो सकता है या और अधिक हो सकता है। यानी कि उनकी मौसम में होने वाली परिवर्तन की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। मौसम में होने वाले परिवर्तन की बारंबारता या फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, वनस्पति और पक्षियों का, जीव जंतुओं का क्या होगा, हानि होगी। क्यों, जब समुद्र में जल स्तर वृद्धि होगी या कहीं सूखा पड़ेगा या बाढ़ आएगी तो निश्चित रूप से जीव और प्राणी सभी का जीवन कैसा होगा, संकट में होगा। जीव जंतु, पक्षी संकट ग्रस्त होंगे। मरुस्थल देखिए अभी क्या है, कुछ गर्म मरुस्थल है, कुछ शीत मरुस्थल है। जो गर्म मरुस्थल है वो और ज्यादा सूखे हो जाएंगे और शीत वाले कैसे हो जाए, और ज्यादा गर्म होंगे। तो यानी मरुस्थलीय क्षेत्र का विस्तार होगा। मरुस्थलीय
क्षेत्र का विस्तार होगा। ठीक है, और भी पॉइंट लिखना चाहो और लिख लेना, या आप लोग कहोगे तो मैं और पॉइंट्स भी बता दूंगा मैं आपको। मैं केवल अभी समझाने के लिए आप लोगों को इस तरीके से बता रहा हूँ कि आपके दिमाग में बना रहे, कोई भी पॉइंट दिमाग से निकले ना। क्योंकि यदि आप लोगों ने एक बार समझ लिया तो निश्चित रूप से बड़े आराम से लिख लोगे। क्योंकि किसी भी उसकी प्राकृतिक घटना का या मानवीय घटना का उसका इम्पैक्ट देखिए आप लोग, उसके इकोनॉमी पे पड़ता है, सोशल पे पड़ता है, याद रखिए हमेशा। यानी कि उसको इकोनॉमी पे जोड़िए, उसको सोशल पे जोड़िए, सामाजिक उस पर जोड़िए, पर्यावरण से जोड़िए। जिस वक्त आप ये तीनों चीजों से जोड़ना सीख जाओगे तो आपका आंसर बहुत अच्छा होगा। नेक्स्ट ये था इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, अब देखें ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट सेकंड पॉइंट है, टॉपिक है सेकंड, ग्रीन हाउस इफेक्ट। यानी कि ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है? ग्रीन हाउस गैसेस में होने वाली वृद्धि को क्या कहते हैं? ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। मैंने उन गैसेस का नाम पहले ही बता दिया था, कौन कौन सी गैस है? CO2, CH4, N2O, CFC, जल वाष्प। इन गैसों की मात्रा में होने वाली वृद्धि को क्या कहते हैं? हम ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ओजोन क्षरण। देखिए, ओजोन डिप्लेशन जानने से पहले हमें मालूम होना चाहिए कि ओजोन कहां पर है। ओजोन हमेशा समताप मंडल में पाई जाती है। देखिए, यदि हम स्ट्रक्चर, वायुमंडल का स्ट्रक्चर डिवाइड करें तो 5 लेयर में डिवाइड करते हैं। पहले एक बार देख लो, मैं इसको थोड़ा ब्रीफ में बता रहा हूं कि ओजोन लेयर कहां पाई जाती है। यदि आपको ये मालूम पड़ गया ओजोन लेयर कहां पाई जाती है, उसका इफेक्ट हमारे जीवन में पर क्या पड़ता है या उसका इंपॉर्टेंट हमारे जीवन में क्या है, तो निश्चित रूप से आप उसको आंसर लिख ले जाओगे। देखिए, यदि एटमॉस्फेयर के स्ट्रक्चर को डिवाइड करें, तो 12 से 16 किलोमीटर, यानी 0 से, और जी 8 से 12 किलोमीटर। 12 से, यानी ये आपकी इक्वेटर हो गया, ये आपका पोल हो गया। पोल पे क्या है आपकी? पोल यानी ध्रुवीय क्षेत्र में जो ट्रोपोस्फीयर होगी, क्षोभ मंडल, उसका विस्तार 12 से 16 किलोमीटर तक रहेगा। और पोल क्षेत्र में, ध्रुवीय क्षेत्र में क्षोभ मंडल का विस्तार कहां तक होगा? 8 से 12 किलोमीटर। और 16 से 18 किलोमीटर, 16 से 18 किलोमीटर की सीमा को क्या कहते हैं? 16 से 18 किलोमीटर की सीमा को क्या कहते हैं? क्षोभ सीमा कहते हैं। ट्रोपोपोज, क्षोभ सीमा। ठीक है, जितनी भी मौसमी घटना होती है, जब टेम्परेचर का हाई होना, बरसात होना, चक्रवात होना, पतंग उड़ाना, ये सब क्या है? जितनी मौसमी घटनाएं हो रही हैं वो सब किसके अंतर्गत होती है? क्षोभ मंडल के अंतर्गत, यानी कि ट्रोपोस्फीयर के अंतर्गत। मैं ब्रीफ में बता रहा हूं आप लोगों को। ठीक है, यदि आपने ये समझ लिया तो आपको मालूम पड़ जाएगी कि ओजोन कहां पाई जाती है गैस। ठीक है, अब 18 से 50 किलोमीटर, 18 से 50 किलोमीटर
18 से 50 किलोमीटर पे क्या है? ताप मंडल, समताप मंडल, समताप मंडल, ठीक है। 18 से 50 पे क्या है? समताप मंडल है आपका, ठीक है। अब इसमें भी यहाँ 25 किलोमीटर से 50 के, यानी कि 18 से लेकर 50 तक क्या है आपका? समताप मंडल है। क्या है? समताप मंडल है। लेकिन इसमें भी 25 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर तक क्या रहता है आपका? ओजोन लेयर पाई जाती है। 25, यानी कि आपसे पहला क्वेश्चन यही बन जाता है कि ओजोन लेयर कहां पाई जाती है। तो यही कहा गया, ओजोन लेयर कहां पाई जाती है? समताप मंडल में यानी 25 से लेकर 50 किलोमीटर के मध्य ओजोन लेयर पाई जाती है। अब देखिए, अब इसके बाद भी तो बता देता हूं, 50 से 80 किलोमीटर के, 50 से 80 किलोमीटर के मध्य सीमा होती है, मध्य मंडल बोलती है, मेसोस्फीयर है। इसमें क्या होता है आपका? इसको बोलते हैं आयन मंडल, आयन मंडल। यहां जो आपकी गैस, यहां जो गैस पाई जाती है वो आयन के रूप में पाई जाती है। किस रूप में पाई जाती है? आयन के रूप में। आयन के रूप में जो भी आपकी रेडियो फ्रिक्वेंसी है वो कहां से जनरेट होती है? आपकी इस मंडल से जनरेट होती है। किससे? आयन मंडल से, ठीक है। मेसोस्फीयर बोलते हैं इसको, ऊपरी सीमा को क्या बोलते हैं? मेसोस्फीयर, मेसोस्फीयर, ठीक है। अब 80 से 420 किलोमीटर के मध्य, 80 से 420 किलोमीटर तक इसको बोलते हैं बाह्य मंडल। क्या बोलते हैं? बाह्य मंडल। यहां पर धूल कण नहीं पाए जाते। ऊपरी मंडल में, बाह्य मंडल में धूल यानी धूल कण नहीं पाए जाते, जिसके कारण स्कैटरिंग की घटना यानी प्रकाश के विकिरण की घटना को हम महसूस नहीं कर पाते हैं, ठीक है। अब आपको यानी कि ओजोन लेयर के बारे में मालूम पड़ गया आपको, ठीक है। अब ये ओजोन लेयर होती क्या है, उसका इंपॉर्टेंट क्या है आपको? देखिए, ओजोन लेयर जब सन, पहले समझा दूंगी। चलो माना ये पृथ्वी है, ठीक है, वायुमंडल है। पृथ्वी क्या है? वायुमंडल। पृथ्वी की क्या होगी आपकी? इसके चारों क्या है आपका? वायुमंडल है। क्या है? वायुमंडल है, ठीक है। चारों क्या है? वायुमंडल। अब ये आपका, इसको बनाना चाहो तो समझना चाहो, बनाना चाहो बना लेना आप, ठीक है। अब यहां सूर्य आपका, ठीक है। अब सूर्य की रोशनी जब पृथ्वी पे जाती है, जब सूर्य की किरणें पृथ्वी पे जाती है और मार्ग में कोई भी कुछ भी ना हो, ना कुछ डस्ट हो, ना कुछ हो, कोई अवरोधक ना हो, तो सूर्य का प्रकाश कितना अधिक पहुंचेगा? सूर्य का प्रकाश कितना अधिक पहुंचेगा जमीन पर? यानी बहुत अधिक पहुंच जाएगा, शायद मनुष्य उसको सहन भी ना कर पाए। और जब सहन नहीं कर पाएगा तो विभिन्न प्रकार के रोग मनुष्य पहली बात तो जीवित ही नहीं बचेगा, और जीवित बचता भी है तो कई प्रकार की घटनाएं होंगी। ये क्या करती है? सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेज, जो बीच में ओजोन लेयर होती है, वो सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट यानी पराबैंगनी किरणों को एब्जॉर्ब कर लेती है। किसको कर लेती है? पराबैंगनी किरणों को एब्जॉर्ब कर लेती है, जिससे एक औसत टेम्परेचर ही पृथ्वी पर प्रवेश कर पाता है। अन्यथा क्या होगा? वहां कई प्रकार के
जेकि स्किन कैंसर, मोतियाबिंद जैसी बीमारी जन्म लेगी। लेकिन ओजोन लेयर का मेन फंक्शन क्या है कि वो सूर्य के प्रकाश में आने वाली पराबैंगनी किरणों को एब्जॉर्ब कर लेता है। अन्यथा की स्थिति में मनुष्य को स्किन कैंसर जैसी बीमारी का सामना करना पड़ेगा। समझ में आ गया? ओजोन लेयर कहाँ पाई जाती है? समताप मंडल में पाई जाती है। अब देखिए, कुछ गैसेस हैं जो सबसे ज्यादा यानी कि ओजोन लेयर को डिप्लेट कर रही है, यानी कि उसका क्षय कर रही है। ठीक है, एक है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। सबसे ज्यादा इंपैक्ट जो पड़ता है ओजोन से क्लोरोफ्लोरोकार्बन का पड़ता है। किसका? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अब देखिए, ओजोन एक विषैली गैस है। कौन सी? विषैली है। ठीक है, और एक थोड़ी नीले रंग की होती है। कैसी होती है? नीले रंग की होती है। अब क्लोरोफ्लोरोकार्बन में से क्लोरीन का परमाणु Cl2 जब ओजोन से रिएक्शन करता है तो एक क्लोरीन ऑक्साइड ClO प्लस दूसरा एक ऑक्सीजन बना देता है। क्या बना देता है? एक ऑक्सीजन। ठीक है, अब ये क्लोरीन ऑक्साइड ClO एक इंडिविजुअल ऑक्सीजन से मिलकर यह क्लोरीन पर अलग, इसके अलावा ऑक्सीजन गैस निर्भर कर देता है, जिससे जो ऑक्सीजन बन गया, जिससे वहां पाई जाने वाली ओजोन की मात्रा निश्चित कम होती जा रही है। इसी कारण वहां पर ओजोन लेयर का डिप्लेशन होता जा रहा है। अब बात आती है या क्वेश्चन बनता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस की उत्पत्ति कैसे हो रही है? हम लोग मनुष्य ने अपनी सुविधा के अनुसार नई नई टेक्नोलॉजी विकसित की है और इसी टेक्नोलॉजी के अंतर्गत क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस की उत्पत्ति हुई। यह गैस कैसे हो रही है? एसी के अंतर्गत, फ्रिज के अंतर्गत, यानी कि रेफ्रिजरेटर के अंतर्गत जितने भी कॉस्मेटिक वस्तुएं हैं उसमें चाहे लिपस्टिक हो, परफ्यूम हो, इस सब में किसका यूज हो रहा है? CFC का यूज हो रहा है। ठीक है, यदि आजकल नई टेक्नोलॉजी आ रही है, कोशिश की जा रही है कि इस पर कम से कम किया जाए, इसका उत्पादन कम से कम किया जाए, जिससे क्या होगा? CFC का उत्पादन कम होगा और ओजोन क्षय जो हो रहा है लगातार लेयर में जो होल होता जा रहा है वो निश्चित रूप से कमी आएगी उसमें। ठीक है, नेक्स्ट है आपकी N2O। इसको बताया मैंने जेट प्रेनोडक के द्वारा। नेक्स्ट एक और होती है हेलोन्स। हेलोन्स में क्या होता है? हेलोन्स के अंतर्गत क्या होता है? जो अग्निशमन संयंत्र होते हैं उसमें उससे कौन सी गैस निकलती है? हेलोन्स निकलती है। कौन सी? अग्निशमन संयंत्र। ठीक, ये चीज आ गई आपकी समझ में? देखिए, इसमें भी वही इम्पैक्ट पड़ेगा। मनुष्य के जीवन में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? जो इम्पैक्ट ग्लोबल वार्मिंग से पड़ रहा है वो ही लगभग इसमें पड़ेगा। आपसे इम्पैक्ट कोई अलग नहीं पड़ते, अधिकतर वही पड़ते हैं। दुष्परिणाम जो हो रहे हैं वो चाहे ग्लोबल वार्मिंग से हो रहे हो, चाहे ओजोन क्षय से हो रहे हो, बस एक टॉपिक जुड़ जाता है इससे, मोतियाबिंद और यानी स्किन कैंसर जैसी बीमारी और फैल जाती है। ठीक है, बाकी जब ओजोन क्षय होगा तो टेम्परेचर की ऑटोमेटिक वृद्धि होगी, और वृद्धि होगी तो क्या होगा? जो घटना ग्लोबल वार्मिंग में हो रही है वह घटना इसके साथ भी होगी। बस एक दो पॉइंट को छोड़ के। ठीक है, अब आगे एसिड रेन। नेक्स्ट टॉपिक है एसिड रेन।
अम्लीय वर्षा। देखिए अम्लीय वर्षा होती क्या है, पहले तो ये मालूम होना चाहिए कि अम्ल होता क्या है। आप लोगों को मालूम होगा, आप लोग हाई स्कूल में पढ़े होंगे, स्टडी की होगी आप लोगों ने कि अम्ल क्या होता है। देखिए जिसमें H पॉजिटिव पाया जाता है, हाइड्रोजन पाया जाता है, एसिड कहलाते हैं, यही तो है डेफिनेशंस, ठीक है। लेकिन इसमें अम्ल होता कौन सा है, किस प्रकार से ये रेन होती है, आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि जहाँ इंडस्ट्री होती है तो इंडस्ट्री वाले या चिमनी होती है, चिमनी पहले तो समझ इंडस्ट्री सोच लो, जहाँ भी अधिकतर कारखाने होंगे, इंडस्ट्री होगी, उन क्षेत्रों में क्या होगा, कौन कौन सी गैस निकलेगी, SO2 और नाइट्रोजन के ऑक्साइड। कौन कौन सी गैस निकलेंगी, सल्फर डाइऑक्साइड निकलेगी और नाइट्रोजन के ऑक्साइड निकलेंगे, ठीक है। अब ये वायुमंडल में ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके क्या बना लेते हैं ये लोग, H2SO4 बना लेते हैं और नाइट्रिक एसिड बना लेते हैं। कैसे बनाएंगे मैं बताऊंगा अभी। यानी सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक एसिड बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड बना लेते हैं, और यही वर्षा के रूप में, बूंद के रूप में जब ऊपर से गिरते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, एसिड रेन, अम्लीय वर्षा। जब वर्षा या रेन या कोहरा या पाला में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ नाइट्रोजन के ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड भी गिरती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, अम्लीय वर्षा कहते हैं। अब देखिए जब इंडस्ट्री के क्षेत्र में सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकली, तो वायु में क्या है, ऑक्सीजन तो है, O2 है ये आपके पास, सल्फर डाइऑक्साइड गैस इंडस्ट्री से निकल रही है लगातार। जहां इंडस्ट्री ज्यादा है वहां कौन सी गैस निकल रही है, सल्फर डाइऑक्साइड। जब सल्फर डाइऑक्साइड निकल रही है तो ये मिलकर क्या बनाते हैं, सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाते हैं। कितना हो गया, 6। बैलेंस हो गया, 2S हो गया, 4 2 6, कितने हुए, 6 हो गए, ठीक है। सल्फर ट्राइऑक्साइड बना लिया इसने, ठीक है। अब सल्फर ट्राइऑक्साइड H2O से मिलेगा तो क्या बना लेगा, H2SO4, यानी सल्फर ट्राइऑक्साइड जब H2O से मिला तो उसने क्या बना लिया, H2SO4 बना लिया, जिसको हम क्या कहते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं, ठीक है। कितना आ गया। और इसी प्रकार से नाइट्रोजन की ऑक्साइड, ये नाइट्रोजन का ऑक्साइड है, इससे हम H2O की रिएक्शन कराएं तो क्या बनाएगा, नाइट्रिक एसिड बनेगा, HNO3 प्लस H बनेगा NO3 प्लस बनेगा HNO2, ये नाइट्रिक एसिड हो गया, और ये नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस एसिड, ये नाइट्रिक एसिड, ठीक है, नाइट्रिक एसिड और नाइट्रस एसिड, ठीक है। अब जब वर्षा या पाला या कोहरा में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड भी प्राप्त हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, एसिड रेन कहते हैं, ठीक है। समझ में आ गया, अम्लीय वर्षा किसे कहते हैं, सिंपल सा टॉपिक है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। जस्ट मिनट, देखिए नेक्स्ट टॉपिक है आपका इको फ्रेंडली मटेरियल।
इको फ्रेंडली मटेरियल। हिंदी में देखिए इको फ्रेंडली यानी पर्यावरणीय मैत्री पदार्थ, यानी पर्यावरण के साथ जो अपने मैत्री संबंध स्थापित करे वो पदार्थ क्या कहलाते हैं? इको फ्रेंडली सब्सटेंस कहलाते हैं। समझ लो कैसे। आप लोग कोयला की यूज करते हो, कोयले का यूज करते हो। कोयले से क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड की गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। जब जीवाश्म ईंधन जलाते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड भी निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलती है। तो क्या होगा? जो पर्यावरण के लिए क्या होगा? ग्रीन हाउस इफेक्ट या वैश्विक तापमान में वृद्धि करती है। वैश्विक तापमान में वृद्धि होने के साथ साथ ग्रीन हाउस गैसेस की भी अधिकतम मात्रा निकालती है। यदि हम कोयले के स्थान पर ईंधन के रूप में दूसरा पदार्थ यूज करें, जैसे आजकल हम लोग यूज करने जा रहे हैं, आजकल देखते हैं आप लोग हाइड्रोजन ईंधन का यूज कर रहे हैं, हाइड्रोजन गैस का यूज कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि एक तो एक कॉस्टली भी नहीं ज्यादा, और दूसरा है इससे पर्यावरण को नुकसान कम पड़ता है, क्योंकि ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन नहीं होता है। दूसरा हम देखते हैं अब कोयले को जलाने से आप लोग ऊर्जा की उत्पत्ति कर, ऊर्जा प्राप्त होती है, हमको ऊष्मा प्राप्त होती है। यदि हम उसी को जल से ऊर्जा प्राप्त कर लें, महासागर से ऊर्जा प्राप्त कर लें, गोबर गैस से ऊर्जा प्राप्त कर लें, डैम से ऊर्जा प्राप्त कर लें, टाइड से ऊर्जा प्राप्त कर लें, तो ये सब क्या है? ऊर्जा तो प्राप्त हो रही है, हमारा अल्टरनेट सॉल्यूशन भी निकल रहा है, लेकिन इससे ग्रीन हाउस गैसेस की जो मात्रा उत्पन्न हो रही थी उसमें निश्चित रूप से कमी आ रही है, और यानी कि उनसे ना के बराबर जीएससी यानी ग्रीन हाउस गैसेस उत्पन्न हो रही है। तो इस प्रकार के पदार्थों को हम क्या कहते हैं? इको फ्रेंडली मटेरियल कहते हैं। सिंपल सी यदि एग्जाम में डेफिनेशन पूछे है, वो है पदार्थ जिससे ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन कम होता है, क्या कहलाते हैं? इको फ्रेंडली मटेरियल कहलाते हैं। एग्जाम्पल में आपको मैंने बता ही दिए, बड़े आराम से तुम 200 वर्ड, 250, 300 कितने भी वर्ड्स लिख सकते हो। सौर ऊर्जा को उत्पत्ति देख लो, सौर ऊर्जा से आप ऊर्जा प्राप्त कर रहे हो, तो उससे क्या होगा? इको फ्रेंडली तो है, उससे क्या आपका जीएससी उत्पन्न हो रही है, ग्रीन हाउस गैसेस उत्पन्न हो रही है? नहीं हो रही ना उससे। तो बड़े आराम से आप लिख सकते हो। ठीक है, लास्ट टॉपिक है इस यूनिट का, ग्रीन बिल्डिंग। ग्रीन बिल्डिंग क्या होती है? देखिए, आपने अभी लेटेस्ट एक साल भी नहीं बीता है, और आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि दिल्ली में कई लोगों ने अपने यहाँ इंडोर ऑक्सीजन का यूज किया था। उसका मेन रीजन यही था कि वायुमंडल में एक तो ऑक्सीजन गैस यानी पॉल्यूशन बहुत ज्यादा था। पॉल्यूशन होने के साथ साथ दूसरा क्या था? कोरोना का वायरस। तो यहाँ पर इंडोर गैसेस का यूज किया गया था दिल्ली के अंदर। तो ये मालूम होना चाहिए कि ग्रीन बिल्डिंग है क्या। पूरी ग्रीन बिल्डिंग, अब जिस प्रकार से अब ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन लगातार बढ़ रहा है, तो क्या होगा? पॉल्यूशन सबसे ज्यादा हो रहा है। पॉल्यूशन हो रहा है तो उसके मनुष्य के स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ रहा है, मनुष्य की हेल्थ पे पड़ रहा है, और उसके बहुआयामी जो भी दृष्टिकोण है वो सब प्रभावित हो रहे हैं। मनुष्य का स्वास्थ्य प्रभावित होगा, मनुष्य की दैनिक दिनचर्या प्रभावित होगी, सभी इकोनॉमी प्रभावित हो रही है। तो और इकोनॉमी के साथ साथ आने वाली पीढ़ियों को जो संसाधन प्राप्त होने चाहिए वो संसाधन प्राप्त नहीं हो पा रहे। तो इससे क्या लॉस हो रहा है? आने वाली पीढ़ियों को भी नहीं प्राप्त हो पा रहा है कुछ भी, और हम लोगों को भी नहीं हो पा रहा है। तो एक ग्रीन बिल्डिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी सतत विकास की, सतत विकास
सतत विकास की संकल्पना है, सतत विकास की एक संकल्पना है जिसके अंतर्गत हम अपनी इमारतों का इस प्रकार से निर्माण करें कि ऊर्जा का भी इस प्रकार से उत्पादन हो जाए कि उससे ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन कम हो। जैसे यदि हम बिल्डिंग का निर्माण कर रहे हैं तो वहीं पे हम सोलर प्लांट लगा दें। क्या लगाना है? सोलर प्लांट। लगा दें तो यदि हम सोलर, आजकल हम इन्वर्टर का यूज कर रहे हैं तो इन्वर्टर में जो चार्ज हो रही है बैटरी वो भी सोलर के ऊपर आधारित है कई बैटरी। तो यदि हम सोलर प्लांट का यूज करें तो निश्चित रूप से जो ऊर्जा, जो बिजली के द्वारा जीएस यानी जो लॉस हो रहा है इकोनॉमी के साथ साथ, देखिए इकोनॉमी भी इसके साथ जोड़ रहा हूं मैं, जो इकोनॉमी के साथ साथ जीएसटी उत्पन्न हो रही है उसमें भी निश्चित रूप से कमी आएगी। ठीक। सेकंड पॉइंट, हम लोग क्या करते हैं आजकल, यानी कि जो सबसे ज्यादा क्राइसिस इस पर आने वाले समय में होगी, इसकी होगी फ्रेश वाटर की, जो प्यूरिफाई वाटर है, पीने लायक वाटर है। आने वाला जो बाढ़ होगा आई थिंक में उसी के ऊपर होगा, यानी फ्रेश वाटर, पीने योग्य पानी के ऊपर। पानी की क्राइसिस बहुत ज्यादा है। यदि हम वाटर शेड मैनेजमेंट यानी जल का प्रबंधन इस प्रकार से करें कि हम वर्षा के जल को संचित कर सके और वाटर शेड मैनेजमेंट पूरी तरह प्रबंधन टैंक में कहीं भी उसको रीयूजेबल या साइक्लिक प्रोसेस के द्वारा उसको यूज किया जाए तो क्या होगा, उसको पानी की कमी को दूर किया सकता है। वाटर शेड मैनेजमेंट किया जाए। वाटर शेड मैनेजमेंट, इस प्रकार से बिल्डिंग का निर्माण किया जाए कि पॉल्यूशन कम हो। क्या हो? पॉल्यूशन कम हो, लेस पॉल्यूशन। ठीक है। इंडोर ऑक्सीजन, इंडोर ऑक्सीजन, बिल्डिंग में यानी पेड़ पौधों को इस प्रकार से लगाया जाए कि हमको ऑक्सीजन प्राप्त हो जाए वहां से बड़े, यानी जो ऑक्सीजन हमको प्राप्त हो रही है वो प्यूरिफाई होकर, यानी प्यूरिफाई जानते हो ना, प्यूरिफाई होकर और अच्छी स्वस्थ मात्रा में हमको प्राप्त हो। इसको क्या कहते हैं? इंडोर ऑक्सीजन प्राप्त हो। यदि इन सभी तकनीक का हम लोग यूज करें तो बिल्डिंग क्या होगी? वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट, या वी कैन से इट इज ग्रीन बिल्डिंग, यानी वह क्या होगी? ग्रीन बिल्डिंग कहलाएगी। ठीक है। ये यूनिट 7 आपकी कंप्लीट हो गई। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम शुरू करेंगे। मैं आई थिंक नॉइस पॉल्यूशन या नॉइस पॉल्यूशन कर सकता हूँ शुरू। ठीक है, देखते। और आप लोगों में से जो भी पहली बार इस वीडियो को देख रहा है कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और यदि कोई डाउट्स है कृपया मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ठीक है। और कमेंट बॉक्स में ना लिख सको तो मेरे को, और यदि और भी जल्दी सॉल्यूशन चाहिए तो मेरे को व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर के मैसेज करने के साथ साथ मैं नेक्स्ट वीडियो जब भी लूंगा उसमें आपको उसका सॉल्यूशन दे दूंगा। यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो मेरे को व्हाट्सएप में मैसेज कीजिए, मैं उसको लिंक भी कर दूंगा आपको। ठीक है, ओके, थैंक यू।